हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लूम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस किया था। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो हमारा हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था? लेंस की वजह से, जिसमें हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस लगा होता है। तो समझते हैं कि कुछ ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं। जैसे अगर हम लिखें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कौन से लगे हुए हैं? तो अगर हम देखें कैमरा, कैमरा में हमारा लेंस लगा होता है। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप हो गया, और स्पेक्टिकल्स हो गया। तो ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें हमारा आर्टिफिशियल लेंस लगा होता है, यानी मैन मेड लगा होता है। ऐसे ही हमारे पास भी हमारा खुद का, अगर हम कहें, नेचुरल लेंस होता है, यानी हमारी ह्यूमन आई। तो जो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई, इसमें क्या होता है? एक नेचुरल लेंस लगा होता है। और वो नेचुरल लेंस कौन सा होता है? तो उन दोनों में से कॉन्वेक्स। तो अगर हम बात करें तो ये जो ह्यूमन आई है वर्क करती है ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है उस पर ये वर्क करती है। और जो इसमें लेंस यूज होता है वो होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। साथ ही में जो हमारी आई बॉल होती है, यानी जिसका आई होती है हमारी, वो एक बॉल जो है वो किस शेप में है? तो स्फेरिकल शेप में होती है। तो जो आई बॉल है हमारी, ये जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये आई बॉल है, तो ये फ्रंट पोर्शन है इसका, ये इस तरह से होती है टोटल ओवरऑल। तो एक स्फेरिकल शेप में होती है अगर हम इसको देखें। और जिसका डायमीटर कितना होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर का होता है। तो ये तो इसकी हो गई बेसिक नॉलेज। तो आई हमें देखने में हेल्प करती है, यानी हम आई की हेल्प से ही देख पाते हैं ऑब्जेक्ट्स को। और ऑब्जेक्ट से रिफ्रैक्शन हो रहा होता है हमारी आई पर आके। और तो अगर हम इस बात को समझे तो क्या, जैसे देखते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे लाइट की रेज आई और यहां से रिफ्लेक्ट हुई, ना कि रिफ्रैक्ट हुई। फिर ये हमारी आईज के लेंस पर आई। इस लेंस पे पड़ने के बाद में, यानी कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस। यहां से ये रिफ्रैक्ट हुई और एक फिल्म पर पड़ी। इस फिल्म को उनका कहते हैं रेटिना। और जहां पे उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज हमें मिल जाती है। इस तरह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो इस सम के लिए हमने क्या, इसके कुछ पार्ट्स हैं जो यूजफुल हो जाएंगे हमारी आईज में, कि कौन कौन से पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं आई का। तो देखते हैं हम सबसे पहले, यहाँ पे लगा लेते हैं इसको स्क्रीन पे, पार्ट्स ऑफ आई। तो एक आई में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले हमारा है स्क्लेरोटिक। ये क्या होता है? तो अगर हम स्क्लेरोटिक की बात करें तो ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है। अगर ये एक आई है तो इसका ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है स्क्लेरोटिक। आउटर मोस्ट पार्ट, ये आउटर मोस्ट पार्ट मिलकर बनाता है स्क्लेरोटिक। ये थोड़ा टफ होता है, व्हाइट कलर का होता है एंड ओपेक होता है। कैसा होता है? टफ, व्हाइट एंड ओपेक। और ये करता है कि फॉर्म देता है व्हाइट ऑफ आई। आई का जो व्हाइट पोर्शन होता है ये उसको बनाता है, तो हम इसको कहते हैं स्क्लेरोटिक। इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कॉर्निया, जिसपे मैंने ये ग्रीन हाईलाइट कर रखे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसे कॉर्निया, ये ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है। ये हमारा आएगा कैसा है? कॉर्निया, ये दिख रहा है आपको, ये ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है, यानी जब हम आंख देख रहे होते हैं तो ट्रांसपेरेंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट होता है। तो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, रिफ्रैक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट रेज इनटू आई। तो जो बाहर से ऑब्जेक्ट से जब लाइट की रेज आती है तो यही इसी पॉइंट से रिफ्रैक्ट होती है सबसे पहले। तो यहीं से रिफ्रैक्ट होता है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन करता है। तो रिफ्रैक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट रेज इनटू आई। इसके बाद में जो अगला पार्ट है कोरॉइड। कोरॉइड क्या होता है? तो ये बिलो द स्क्लेरोटिक होता है। ये वाला पोर्शन है हमारा कोरॉइड। ये अगर हम इसको देख रहे हैं, ये स्क्लेरोटिक के बिलो होता है ये। और ये करता क्या है, इसका क्या काम होता है? तो ये जो भी लाइट की रेज आ रही हैं उनको अंदर रिफ्लेक्शन ना हो जाए उनका, कि सपोज ये अंदर रिफ्लेक्ट ना कर दे, इसलिए उसको ये रोक लेता है। तो ये कैसे कलर का होता है? ग्रे और ब्लैक लेयर का होता है, ग्रे एंड ब्लैक।
ग्रे एंड ब्लैक पार्ट होता है, और ये लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन को रोकता है। तो ग्रे ब्लैक लेयर है, अवॉइड इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसको अवॉइड करता है? इंटरनल रिफ्लेक्शन को। फिर अगर हम आइरिस देखें तो ये क्या, कलर्ड रिंग शेप्ड है। कलर्ड होती है रिंग शेप, जैसे हम कहते हैं ना कि उसकी आंखें ब्लू कलर की हैं, ग्रीन कलर है, तो ये जो कलर देता है आइस को वो हमारा होता है आइरिस। ये करता क्या, कंट्रोल करता है साइज ऑफ द प्यूपिल। इसको हम देखते हैं इस डायग्राम से। ये वाला पोर्शन जो हम बाहर का देख रहे हैं, ये वाला, ये आइरिस का है हमारा। आइरिस के अंदर ये जो ब्लैक पोर्शन है वो प्यूपल है। तो जो आइरिस है ये क्या करता है, प्यूपल के साइज को कंट्रोल करता है। जैसे हम अंधेरे से रोशनी में जाएं तो ये क्या करेगा, इसके प्यूपल के साइज को कम कर देगा, और रोशनी से अंधेरे में जाएं तो इसके प्यूपल के साइज को बढ़ा देगा। तो आइरिस क्या करता है, प्यूपल के साइज को कंट्रोल करता है। तो आइरिस कलर्ड रिंग शेप हो गया, कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। फिर आगे अगर हम देखें तो प्यूपिल ये क्या करता है, तो ये होल होता है इन द मिडल ऑफ आइरिस। आइरिस के मिडल में एक होल होता है जिसको हम कहते हैं प्यूपिल। ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कलर का क्यों होता है अभी बता रहा है। कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, ये कितनी लाइट अंदर जाएगी उसको कंट्रोल करता है। जैसे हमने बताया कि अभी ये आइरिस है, प्यूपिल को कंट्रोल कर रहा है, तो ये छोटा और बड़ा साइज चेंज करता रहता है अपना, किस लिए, कि कितनी लाइट इसमें अंदर एंटर करेगी उसको कंट्रोल करता है। ये ब्लैक इसलिए दिखाई देता है कि जब इस पे जितनी लाइट पड़ती है तो अगर ये लाइट को सब अंदर जाने देता है, यहां से नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। और जब हमने पता है किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो वो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई ही नहीं देगा। हमें ऑब्जेक्ट कब दिखाई दे रहा है, कि किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट की रेस पड़ती है और फिर वो हमारी आंखों पे जाती है और वहां से रिफ्रैक्ट होकर हमारे रेटिना पे जाती है, तब हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। सपोज अगर किसी चीज पे लाइट की रेस पड़ी और वहां से रिफ्लेक्ट ही नहीं हुई तो हमें क्या दिखाई देगा, तो इसलिए हमें प्यूपल ब्लैक दिखाई देता है। जैसे हम लोग कहते हैं ब्लैक होल दिखाई देता है, यानी वो दिखता ही नहीं क्योंकि लाइट रेस वहां से आती ही नहीं है, इस तरह से। फिर अगर हम बात करें क्रिस्टलीन लेंस की, ये क्या होता है, तो हमारी आंखों पे ये लेंस लगा होता है, यही लेंस होता है जो हमारे आंखों पे लगा होता है और जहां से अंदर रिफ्रैक्शन होके इमेज बनती है हमारे रेटिना पे। तो इसमें क्या होता है, जब ये थिन होता है और थिक होता है, अब ये थिन और थिक इसको करता कौन है वो हम अभी आगे बता रहे हैं। थिन होता है तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, और थिक होता है तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। अगर थिन है तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, इंक्रीज होगी, और थिक है तो फोकल लेंथ डिक्रीज होगी। सिलरी मसल्स, ये मसल्स यही मसल्स होती हैं जो कंट्रोल करती हैं, कंट्रोल फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये फोकल लेंथ को कैसे कंट्रोल कर रही हैं, ये क्रिस्टलीन लेंस को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यानी थिक और थिन बनाती हैं। जब ये क्रिस्टलीन लेंस एक्सपेंड होता है तो फैल रहा है, रिलैक्स पोजीशन में आ रहा है, तो फोकल लेंथ हमारी इंक्रीज हो जा रही है। कैसे, कि फोकल लेंथ इंक्रीज कब हो रही है, जब ये थिन हो जाएगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तब फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है क्योंकि ये थिक हो जाता है लेंस। तो क्रिस्टलीन लेंस ही इनको क्रिस्टलीन लेंस को ही ये सिलरी मसल्स कंट्रोल कर रही होती है। तो ये सिलरी मसल्स होती हैं, ये हमारे देखते हैं इस डायग्राम में, तो ये सिलरी मसल्स लगी हुई हैं, ये सिलरी मसल्स हैं, ये इस लेंस को कंट्रोल कर रही होती है। ये इसका डायग्राम भी मैंने बनाया है, ये जो ये लगे हुए हैं रेड से, ये सिलरी मसल्स ये इसको कंट्रोल कर रही होती है, किसको, आई लेंस को हमारे। तो प्रॉपर बनाया है, सारे डायग्राम लगा के आप देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेंस क्रिस्टलीन लेंस हो गया। फिर रेटिना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया हमारा, रेटिना। ये क्या होता है, तो ये बैक साइड में ये लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है। यानी अब जैसे लाइट की रेज है ऑब्जेक्ट से निकल रही, पर तो मेरी पूरी बॉडी पे ही रही है, लेकिन मेरी बॉडी में उसके लिए कौन काम कर रहा है, आईज देखने के लिए। तो आईज पे भी कौन काम कर रहा है, रेटिना। अगर रेटिना के अलावा कहीं पड़ रही तो वो तो हमारे उसमें ऑप्टिक नर्व्स है ही नहीं जो उसको ब्रेन तक ले जा सके। तो जो बता रहा है, जो इसके लिए वो जरूरी चीज है। जैसे मैं ये वीडियो डाली ह्यूमन आई, अब जिस जिसके एग्जाम में आएगी वही देखेगा ना, सब थोड़े ना देखेंगे। तो वैसे ही जो पार्ट है हमारा आई का, वो रेटिना, वही उस पे जब लाइट की रेस पड़ेगी तभी हम उस इमेज को देख पाएंगे, अगर कहीं पड़ेगी तो हम नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि रेटिना क्या है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। क्या है रेटिना, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। इसमें विजन सेल्स होती हैं। कौन सी विजन सेल्स होती हैं, एक रॉड सेल्स होती है और कौन सेल्स होती हैं। रॉड सेल्स और कौन सेल्स यहाँ पे होती हैं। जो रेटिना पे इमेज बनती है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है और रियल होती है, इन्वर्टेड और रियल इमेज बनती है।
फिर रेटिना के पास में ये ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं? ये पोस्टीरियर साइड में होती है, बिल्कुल पीछे साइड में होती है, कैरी करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यानी जो इन्होंने इमेज बनी रेटिना पे, उन सिग्नल्स को कैरी करती हैं और ब्रेन तक लेके जाती हैं। तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन इंटरप्रेट्स करता है दीज सिग्नल्स को और बताता है कि ये इमेज क्या है, किसकी है, बाकी फॉर्मेशन रखते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं इसमें। एक ये ब्लाइंड स्पॉट भी यहाँ पे है, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ये रेटिना पर के पास में एक एरिया होता है, तो हम लिख सकते हैं इसमें ब्लाइंड स्पॉट क्या है, तो इट इज द एरिया ऑन द रेटिना। ये रेटिना पे ही एक एरिया होता है विच डज नॉट हैव लाइट सेंसिटिव सेल्स। तो जब रेटिना पे ही है और यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं है, लाइट सेंसिटिव सेल्स कौन सी? रॉड सेल्स और कौन सेल्स यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या है? यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा। जब दिखाई नहीं देगा तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे पार्ट से सारे, आई होप ये आपको पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब इसमें से कुछ ये हम देख रहे हैं, एक पॉइंट ये भी है एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। ये क्या होते हैं? एक्वस ह्यूमर क्या होता है? तो ये लिक्विड होता है एक्वस ह्यूमर। इसको मैं यहां लिख देता हूं, लिक्विड्स है। ये करता क्या? नरिश करता है। nourishes the eye, nourishes the eye and keep it inflated। तो ये लिक्विड का काम होता है। और एक ये है विट्रस ह्यूमर। इसका वर्क क्या होता है? विट्रस ह्यूमर तो ये मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? मेंटेन द राउंड शेप, जो आई की शेप होती है उसको मेंटेन रखता है। और साथ ही साथ काम करता है शॉक एब्जॉर्बर का। जैसे मान लो हम एकदम से कहीं पे हमें झटका वगैरह लगता है तो क्या करता है? आईज में भी ना लगे तो उसको शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारा ये विट्रस ह्यूमर होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस जेल लाइक सब्सटेंस है। तो ये इसके काम होते हैं। तो ये आई होप ये सारे पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, एक इसमें और पॉइंट है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था तो इसलिए मैंने अलग से यहाँ पे नोट कर दिया। आई डोनेशन इन्वॉल्व्स, जब आई किसी की डोनेट करता है तो पूरे आई नहीं ली जाती है, सिर्फ उसका कॉर्निया वाला पोर्शन लिया जाता है। तो आई डोनेशन में कौन इन्वॉल्व होता है? कॉर्निया हमारा। तो ये इसके पार्ट हो गए। रॉड सेल्स और कॉन सेल्स का मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है। जो रॉड सेल्स हैं ये क्या होती है? सेंसिटिव टू डिम लाइट। ये डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होती है, यानी जब ये अंधेरा होता है तब ये सेंसिटिव होती है। तो जो रात में एनिमल्स देखते हैं, जैसे नॉक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं हम, जैसे आउल हमारा, तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ रॉड सेल्स होती हैं, तो ये रात में भी अच्छे से देख पाता है। और कौन सेल्स जो होती हैं ये होती है सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। तो ये जो दिन में देखते हैं एनिमल्स उनके लिए होती है। और इसमें क्या होता है कि हम कलर्स में डिफरेंट कर सकते हैं, क्योंकि अंधेरे में हम कलर्स कहाँ साफ दिखाई देंगे, तो हम कलर्स को इसी की वजह से देख सकते हैं और डिफरेंट निकाल सकते हैं उसमें। तो हम लोगों में कौन सेल्स ज्यादा होती है, रॉड सेल्स कम होती है। फिर अगला पॉइंट है, अच्छा ये इससे पहले हम देखते हैं इमेज को हम चलो अभी देखेंगे। रेटिना पे जैसे मैंने बताया था कि इन्वर्टेड और रियल इमेज बनती है, तो इस तरह से जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो ये एक लीफ बनी हुई है, एक तो सीधी है, लेकिन जब ये रेटिना बन रही है तो ये कैसी बन रही है? इन्वर्टेड और रियल बनेगी। ये होता है इसका, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है हमारी। फिर हम देखते हैं अकोमोडेशन ऑफ एन आई। किसी आई का अकोमोडेशन क्या होता है? तो अकोमोडेशन को समझने से पहले हम कुछ समझते हैं इसमें। जैसे अकोमोडेशन की जरूरत क्या है, इस पॉइंट को हम देखते हैं। जैसे किसी कोई ऑब्जेक्ट हमारा एट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है सपोज, तो वहां से ये पैरेलल लाइट चली, ठीक है, ऑब्जेक्ट से कैसी लाइट आ रही है? पैरेलल रेज, पैरेलल रेज
कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। चलो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज आ रही है। अब हमें क्या करना है कि सपोज ये रेटिना है, अब यहाँ पे ही हमें इसको पढ़ाना डालनी है लाइट की रेज को। तो अगर रेटिना पे डालना है तो ये सीधी जा रही थी और हमें रेटिना वाले पोर्शन पे जाना है, तो हमें इनको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। किस लिए? जैसे अगर आप ये देखें, अभी नहीं समझ में आया होगा, तो ये वाला पॉइंट देखें कि ये लाइट रेज यहाँ से जा रही है, अब ये वाली कहाँ से आ रही है? अगर हम इनकी बात करें तो ये कहाँ से आ रही है? रेज कमिंग फ्रॉम a nearby ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये लाइट रेज पास से आ रही, अब ये इनको रेटिना पे जाना, अब ये इस तरह से जा रही थी, इस तरह से इनको जाना था, लेकिन हमको इधर रेटिना पे ज्यादा ले जाना है, तो हमें किस पर ज्यादा फोर्स लगाना होगा? नहीं, ये चीज। तो जो ये पैरेलल वाली आ रही हैं, दूर से आ रही हैं ये, तो इनमें हमें क्या करना पड़ेगा? जो इनकी कन्वर्जिंग पावर होगी, कैसी होगी? लो कन्वर्जिंग पावर। लो कन्वर्जिंग पावर। और इस वाले में, सेकंड वाले में, इसमें हाई कन्वर्जिंग पावर हो जाएगी। क्यों? हमें ज्यादा कन्वर्ज करने की जरूरत है, हाई कन्वर्जिंग पावर। ठीक है, अगर लो कन्वर्जिंग पावर है, किस लिए? टू कन्वर्ज देम। और इसमें भी हाई कन्वर्जिंग पावर टू कन्वर्ज देम। तो कन्वर्जिंग के लिए हमें इसमें एक लो और कम। अब देखो, लो कन्वर्जिंग पावर है टू कन्वर्ज देम, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्या जरूरत होगी? लार्ज फोकल लेंथ की, लार्ज फोकल लेंथ। और जब लार्ज फोकल लेंथ चाहिए हो तो हमारा लेंस कैसा होगा? थिन लेंस होगा, लेंस थिन हो जाएगा। और इससे हमें क्या चाहिए होगी? हाई कन्वर्जिंग पावर के लिए हमें कैसा चाहिए होगा? शॉर्ट फोकल लेंथ चाहिए होगी, ताकि वो वहीं पे कन्वर्ज कर दे उसको, शॉर्ट फोकल लेंथ। अब शॉर्ट फोकल लेंथ हमें कब मिलेगी? जब हमारा जो लेंस हो वो थिक हो। तो यही ये काम होता है। तो आई ये बात क्लियर हुई होगी, ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। तो हमारा अकोमोडेशन ऑफ आई एंड आई क्या होता है? तो द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, तो जो आई लेंस है उसकी एबिलिटी है क्या? टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, उसी को हम कहते हैं अकोमोडेशन ऑफ एन आई। तो किसी आई के लिए अकोमोडेशन क्या है? कि जो उसकी फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करना। क्योंकि जो हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो हम ऑब्जेक्ट को तो बहुत दूर का भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं और बहुत पास का भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो कितनी दूर का कितनी पास का हम लोग देख सकते हैं। तो अगर हम कहें नियर पॉइंट हमारे लिए क्या है ऑब्जेक्ट का, तो अगर यंग अडल्ट की बात करें 25 सेंटीमीटर है। अगर हम 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमें क्या होगा? हाई कन्वर्जिंग पावर की जरूरत पड़ेगी टू कन्वर्ज देम। तो फोकल लेंथ और शॉर्ट करनी पड़ेगी, लेंथ और थिक होगा, तो हमारी ज्यादा पावर लगेगी और हमारी आंखों में दर्द होने लगेगा जल्दी। और फार पॉइंट, तो फार पॉइंट 25 यानी 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर टू इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है, तो हम दूर की चीजों को आसानी से देखें। तो इसके लिए क्या है? लो कन्वर्जिंग पावर की जरूरत होगी टू कन्वर्ज देम, और लार्ज फोकल लेंथ चाहिए होगी, तो लेंस थिन यानी नॉर्मल रिलैक्स रहेंगे, तो हम दूर की चीजों को आसानी से देख सकते हैं। तो इसके लिए वो एट इंफिनिटी तक हम देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें रेंज ऑफ विजन क्या है, तो जो विजन की रेंज हो गई वो गई डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट। अगर किसी की रेंज की बात करें जाए तो क्या कह सकते हैं कि हमारी जो मिनिमम डिस्टेंस है और मैक्सिमम वहीं तक हम जा सकते हैं, तो उतनी डिस्टेंस है। तो मिनिमम कितना देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। तो नियर पॉइंट टू फार पॉइंट यानी एट इनफिनिटी तक। तो जैसे देखो, अब यही बात को हम यहाँ पे देखते हैं, जो ऊपर बताए उस पॉइंट को एक बार और यहाँ पे देख सकते हैं। देखना, ये पैरेलल रेज आ रही है लाइट, ठीक है। हम दूर का कोई ऑब्जेक्ट देख रहा है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे है हमारा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? एट इन्फिनिटी। तो हम दूर से देख रहे हैं। अब ये लेंस लगा हुआ है हमारा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे इनको कन्वर्ज करना है, कन्वर्ज कम करना पड़ेगा। तो सिलरी मसल्स कैसी है? रिलैक्स्ड। क्यों? लिगामेंट्स आर टाइट है, सिलरी मसल्स कैसी हो गई? रिलैक्स्ड पोजीशन में है। तो आई लेंस कैसा होगा? थिन होगा। तो यहाँ पे इमेज कहाँ बन जाएगी? हमारी रेटिना पे आ जाएगी। तो बस यही वाला पॉइंट हमें ध्यान रखना है। लो कन्वर्जिंग पावर टू कन्वर्ज देम, लार्ज फोकल लेंस थिन,
थिन लेंस होगा, सिलरी मसल रिलैक्स होगी, आंखों पे लोड कम पड़ेगा। तभी हम कहते हैं टीवी को दूर से देखें। क्यों? क्योंकि आंखों पे लोड कम पड़ रहा है हमारा। पहले तो ना देखें, और देखें भी तो दूर से देखें, ठीक है ना, कि लोड कम पड़ेगा। दूसरा, अगर हम ऑब्जेक्ट को पास में रखेंगे, 25 सेंटीमीटर पे रखें, अब 25 सेंटीमीटर से रखें या उसके पास में रखें, तो देखना क्या होता है। अब ये नियर बाय ऑब्जेक्ट से राइट की रेस चली, जब पास से चल रही है तो हाई कन्वर्जिंग पावर की जरूरत पड़ेगी उनको कन्वर्ज करने के लिए, वरना ये तो ऐसी जा रही है, ये इधर निकल जाएगी, ये इधर निकल जाएगी यहाँ पे। तो इनको हमें कहाँ बनाना है? रेटिना पे ही हम देख सकते हैं, कहीं और बनेगी तो कोई फायदा नहीं। तो हमें हाई कन्वर्जिंग पावर की जरूरत होगी। अब हाई की कब होगी? जब सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी यानी उन पर लोड पड़ेगा तब ये लेंस हमारी थिक होगा, और लेंस थिक होगा तब फोकल लेंथ कैसी होगी? शॉर्ट फोकल लेंथ होगी। तो यहीं पे इमेज बना देगी पास में, वरना ये कहीं ऐसे दूर जाए तब मिलती, लेकिन ये इमेज यहीं पे बननी है। तो हमारे क्या है, यहाँ पे लोड कम ज्यादा पड़ जाएगा। तो यार आई लेंस इज थिक, इट हैज शॉर्ट फोकल लेंथ बट लार्ज कन्वर्जिंग पावर। तो इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई? लार्ज हो गई। तो यही हमारी कन्वर्जिंग पावर हो गई कि हमारे जब दूर से इनफाइनाइट से कोई लाइट रेज आ रही तो कन्वर्जिंग पावर हमें कैसी लगानी पड़ रही? कम, और पास में ज्यादा लगानी पड़ रही। इसलिए जब हम पास से देखते हैं तो हमें दर्द होने लगता है, और हम और पास कर लेंगे तो और ज्यादा दर्द होने लगेगा। तो यही हमारा अकोमोडेशन ऑफ वाई होता है कि सिलरी मसल और लेंस का इसमें मेन रोल होता है कि सिलरी मसल जो है उसको कंट्रोल कर रही होती है लेंस को कि हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। क्यों? क्योंकि जो हमारी रेटिना है यानी लेंस है, लेंस से रेटिना तक की तो डिस्टेंस फिक्स है, यानी हम कह सकते हैं कि इमेज की डिस्टेंस फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। चेंज किसमें हो रहा है? हम ऑब्जेक्ट को दूर का देख रहे हैं, पास का। ऐसा होता है नहीं कि ऑब्जेक्ट को उठा के लाएंगे और अपने पास में रखेंगे तब देखेंगे, नहीं। तो उसके लिए क्या होगा, हमें अपने ऑब्जेक्ट तो वहीं से आएगा, इमेज फिक्स है, तो हमारा सिर्फ फोकस बचता है जिसको हम कम और ज्यादा करके इमेज रेटिना पे बना सकते हैं। तो वही हम फोकल लेंथ को कम और ज्यादा करते हैं ताकि जो इमेज है वो हमारी रेटिना पे आके बन सके और कहीं दूर ना जाए। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है समझा तो दिया, लेकिन एक बार देख लेते हैं। मैक्सिमम वेरिएशन इन पावर ऑफ द लेंस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी हम जो अपने लेंस से दूर का ऑब्जेक्ट और पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो हम उसमें चेंजमेंट करते हैं, किसमें? लेंस में, तो उसी को हम कहते हैं कितना ज्यादा चेंज कर सकते हैं, उसी को कह रहे हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो मैक्सिमम पावर हमारी कितनी होती है अकोमोडेशन की? तो हम अकोमोडेशन की अगर हम मैक्सिमम पावर की बात करें तो जैसा हमने बताया कि जो डिस्टेंस होती है वो कितनी है मैक्सिमम हमारी? 25 सेंटीमीटर। इतनी डिस्टेंस तो हम पास में रखना होता है, इससे ज्यादा पास नहीं। ये हमारी नॉर्मल विजन की डिस्टेंस है। तो नॉर्मल पे हमारी पावर कितनी होनी चाहिए? तो P इज इक्वल टू 1/f, लेकिन हम लोग 1/f नहीं लेते, 100/f लेते, क्योंकि ये डिस्टेंस किसमें? सेंटीमीटर में, इसको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो 100/f कर लेंगे। तो P इज इक्वल टू 100/25, तो कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू 4, और 4 किसमें? तो इसकी यूनिट हो जाती है डायोप्टर, 4 डायोप्टर। तो ये होता है नॉर्मल अकोमोडेशन। तो ये इसकी पावर हो जाती है। तो मैक्सिमम पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई फॉर अ पर्सन हैविंग नॉर्मल विजन, तो नॉर्मल विजन के लिए ये पावर हो जाती है। तो यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हम लोगों ने जो पढ़ा कि ह्यूमन आई के बारे में, ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। पार्ट्स ऑफ द आई, पार्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है इसको एक बार और देख लेना, रिवाइज कर लेना पेपर से पहले। फिर ये इमेज आई की जो इमेज बनाने की प्रैक्टिस है ये कर लेना, इमेज आनी चाहिए बनानी इसकी। रॉड कॉन्शियस समझ में आ गया, अकोमोडेशन ऑफ एन आई, पावर ऑफ अकोमोडेशन, यहाँ तक हम लोगों ने चीजें पढ़ी हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और इसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसमें हम लोग देखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, यानी इसमें विजन के हमारे कौन कौन से डिफेक्ट्स आ रहे हैं और उसका हम करेक्शन किस तरह से कर सकते हैं, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। और इसी तरह जैसे आपने लास्ट वीडियो अपना सपोर्ट बना रखा वैसे